Hello dear students, welcome in this 24th lecture of management. Hope you will enjoy the lecture. Before I start this, I would like to recapitulate whatsoever I have discussed in the previous lecture. So in the previous lecture, I have discussed about Factory Act and Employee State Insurance Act, that is ESI Act, where we have learned that both of the acts have been introduced to safeguard the interest of workers and their dependents in the case of accidents and other hazardous situations. Okay, now I am going to discuss about introduction to Workmen Compensation Acts and Industrial Dispute Acts. So let us start with learning outcome of this session. Okay, so after this session, you will be able to, and you students will be able to explain the Workmen Compensation Act, describe the Industrial Dispute Act, describe the objective of Industrial Dispute Act. So let us start with Workmen Compensation Act 1923. Okay, तो ये कह रहा है कि the growing complexity of industry in the country with increasing use of machinery and consequent danger to workmen, along with the comparative poverty of the workmen themselves, renders it advisable that they should be protected as far as possible from hardship arising from accident. अर्थात देश में जो है कि उद्योगों की जो बढ़ती जटिलता, मशीनरी की बढ़ते उपयोग और श्रमिकों के परिणाम स्वरूप होने वाले खतरे के साथ साथ स्वयं श्रमिकों को जो है कि कंपैरेटिव जो है कि पॉवर्टी के कारण यह सलाह दी जाती है कि उन्हें दुर्घटना से होने वाली कठिनाई से यथासंभव दूर कैसे किया जाना चाहिए या कैसे किया जा सकता है, ये इसके संदर्भ में इसका मतलब हुआ। एंड कंपैरेटिव पॉवर्टी ऑफ वर्कमैन and rendered workmen themselves and rendered it they should be they should be protected as far as possible from hardship arising from accident, ना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इससे बचने के लिए। An additional advantage of legislation of this type is that by increasing the importance for the employer of adequate safety devices, it should the number of accidents to workmen in a manner that cannot be achieved by official inspections. अर्थात इस प्रकार के कानून यानी जो लेजिस्लेशन है का एक अतिरिक्त लाभ यह है, यह पर्याप्त सेफ्टी डिवाइसेज को नियोक्ताओं द्वारा अधिष्ठापित करने के लिए उसको लगाने के लिए कहता है या लगवाता है जो ये कानून है। और इस तरह से यह काम करने वालों के लिए जितनी ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है उसकी संख्याओं में कम करता है, यानी दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के काम करता है, क्योंकि यह ऑफिशियल इंस्पेक्शन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना, यानी दैट कैन नॉट बी अचीव्ड बाय ऑफिशियल इंस्पेक्शंस। ओके, अब आते हैं थर्ड पारा पर, दैट इज द वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 1924। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इट अप्लाइज टू द होल इंडिया, अप्लाइज टू द होल इंडिया including the state of Jammu and Kashmir. The act provides compensation to workers and their dependents. जो एक्ट है वो कंपेंसेशन किनको देता है, जो वर्कर हैं उनके और उनके डिपेंडेंट्स जो उनके ऊपर निर्भर हैं इन केस ऑफ इंजरी और एक्सीडेंट दैट में अराइज आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग इन डिसेबिलिटी और डेथ। यानी काम करते रहने और काम होने के दौरान जब वो एम्प्लॉयमेंट में था उसी तरीके से या तो कोई एक्सीडेंट होता है, कोई चोट लगता है, उसमें जो डिसेबिलिटी हो जाती है, अक्षमता या मृत्यु हो जाता है, तो उसके डिपेंडेंट जो हैं उस पर जो निर्भर हैं उनको लाभ देता है। बट दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द फैक्ट्री कवर्ड बाय द
एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, जो कल हम पढ़े थे, पिछले लेक्चर में जो पढ़े हैं, लेक्चर नंबर 23 में। तो उसमें हम लोग ये देखे कि ये जो इसमें देखे कि जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत है, उस पे ये लागू नहीं होता है, जो उस पे कवर होता है। अब द एक्ट अप्लाइज टू रेलवे servants and persons employed in any such capacity as is specified in schedule 2 of the act। ये एक्ट जो है कि रेलवे सर्वेंट और उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो कि जिनका कि लिस्ट 2 में, एक्ट के लिस्ट 2 में स्पेसिफाइड है। अब लिस्ट 2 में क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स द पर्सन्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्री में जो काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, प्लांटेशंस, मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल्स, माने वो जो है कि यांत्रिक तौर पर चलने वाली गाड़ी, कंस्ट्रक्शन वर्क एंड सर्टन अदर हजार्डस ऑक्यूपेशन, और किसी तरह के खतरनाक पेशा में काम करते हैं। अब डिपेंडेंट, पहले भी मैं बताया हूँ कि कौन डिपेंडेंट होते हैं, तो उसके लिए अब ज़्यादा के लिए आप लेक्चर 23 देख सकते हैं। तो ए माइनर सन, एन अनमैरिड डॉटर, मदर, if wholly or in part dependents on earnings of the worker at the time of his or her death। यानी या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उनके मृत्यु के समय जो लोग उन पे निर्भर थे, वो सारे अंदर आते हैं। यानी ये सारे लोग, ये जो है जो माइनर छोटा बच्चा हुआ, 18 साल से कम, अनमैरिड अविवाहित बेटी हुई ना, माँ हुई, ये सारा। अब जो है कि ए विडो, a minor brother and unmarried sister, a widowed daughter-in-law, a minor child of preceded daughter, यानी कि नाबालिग बेटी का छोटा बच्चा कह सकते हैं। तो ये लोग डिपेंडेंट होते हैं। अब एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर कंपेंसेशन, यानी कि जो नियोक्ता है, जो नौकरी पर काम देने वाला है, उसकी लायबिलिटीज क्या है ना, उसका जो दायित्व क्या है, मुआवजा देने के लिए जो है नियोक्ता का क्या दायित्व है। तो इसको देखते हैं। इसमें कहता है कि इफ ए पर्सन्स इंजरी इज कॉल्ड टू वर्कमैन बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, his employer shall be liable to pay compensation in accordance with the provision of the act और दिस एक्ट। अगर किसी कर्मचारी को दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले और उसके रोजगार के दौरान यदि व्यक्ति को चोट आता है या उसकी मृत्यु होती है, तो उसके नियोक्ता को उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसको मुआवजा देने का उत्तरदायित्व है और उसको देना होगा, प्रोवाइडेड दैट एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लायबल। लेकिन अब उसमें कुछ ऐसे केसेज है जहाँ की जो नियोक्ता है, जो काम पे लगाने वाला है, वो लायबल नहीं है देने के लिए। जैसे फर्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी विच डिसेबल्स द वर्कमैन फॉर ए पीरियड लेस देन 3 डेज, यदि 2 दिन से कम के लिए आपको डिसेबल कर दिया, काम करने योग्य नहीं, उस कंडीशन में वो अप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी नॉट रिजल्टिंग इन डेथ caused by an accident which is directly attributed to first the workman was under the influence of drink or drugs। पहला इसमें खाता, दूसरा तो 3 दिन के, फर्स्ट तो 3 दिन पे से कम पे नहीं होगा। दूसरा किसी भी चोट के संबंध में दुर्घटना के कारण यदि मृत्यु नहीं हुई है, जिसका सीधा कारण है कि काम करने वाला व्यक्ति ड्रिंक किया है, किसी प्रकार के मादक इंटॉक्सिकेशन लिया है, मादक पदार्थ लिया है, तो उस केस में यदि उसकी मृत्यु नहीं होती है तो वो नहीं देगा ना, यदि आप ड्रग्स वगैरह लिए हैं तो। सेकेंड पॉइंट है विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ वर्कर टू एन ऑर्डर इशूड फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। जो सेकेंड पॉइंट है वो एक आता है कि वर्कर की सुरक्षा के लिए और सुरक्षित रखने के लिए उनको जो भी उद्देश्य से ये जो आदेश जारी किया गया है, यदि उसको दृढ़ता से पालन नहीं किया है, उसका अवज्ञा किया है, तो उस कंडीशन में भी ये उसको नहीं दिया जाएगा। ये थर्ड पॉइंट है विलफुल रिमूवल और डिसरिगार्ड ऑफ एनी सेफ्टी
गार्ड। और थर्ड जो है कि विलफुल मतलब विलक्षणपूर्ण या इच्छा से कहिए कि किसी भी सुरक्षा गार्ड की अवहेलना करना, जो कि आपकी सुरक्षा के लिए उस पार्टिकुलर मशीन के पास लगाया गया है। तो इन सभी केसों में आपको मुआवजा दे नहीं होगा, ठीक ना? अब जो है उसके बाद बट इफ द वर्कर डाइज ऑफ एन एक्सीडेंट ड्यू टू एबव रीजन द एम्प्लॉयर हैव टू पे कंपेंसेशन। लेकिन यदि इन एबव जितने भी कारण मैंने बताया उससे यदि जो एम्प्लॉई है, जो कर्मचारी है, उसको मृत्यु हो जाती है, तो जो वर्कर है उसकी मृत्यु हो जाती है, तब एम्प्लॉयर को कंपेंसेशन देना पड़ेगा, ठीक ना? यानी उसको मुआवजा देनी पड़ेगी। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 1947। In the rapid industrialization scenario, interpersonal relationship between employer and employee has changed. जिस तरीके से जो फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इस दौर में जो आंतरिक परस्पर आंतरिक संबंध है नियोक्ता के बीच और जो कर्मचारी हैं उनके बीच, वो चेंज हो चुका है। and direct contact between employer and employee has diminished। और जो डायरेक्ट जो है नियोक्ता और जो कर्मचारी हैं उनके बीच में जो संबंध था वो धीरे धीरे घट गया है। And in these circumstances, disputes and differences of opinion between the two needs investigation and settlement by third independent agency। और यही रीजन है कि इनमें दोनों के बीच में एक सेटलमेंट के लिए, इनके डिस्प्यूट, इनके विवादों को निपटारा के लिए एक सर्टेन अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी की जरूरत पड़ी। एंड हियर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इज इसेंशियल अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। और यही कारण है कि यहाँ गवर्नमेंट का हस्तक्षेप, गवर्नमेंट का इंटर करना इसमें, ताकि डिस्प्यूट को ख़त्म किया जा सके, इसेंशियल हो गया। तो क्यों? उसका कुछ कारण है। पहला तो ये है कि an act to make provision for the investigation and settlement of industrial dispute एंड सर्टेन अदर पर्पसेज, यानी औद्योगिक विवाद और कुछ जो अन्य उद्देश्यों की जांच और निपटारा के लिए एक अधिनियम जो है वो जरूरी है ना। ये जो भी उसका सेटलमेंट है उस डिस्प्यूट के लिए, उसके इसलिए गवर्नमेंट को वहाँ रहना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है होल हिस्ट्री ऑफ लेबर स्ट्रगल इंडिकेट्स द कॉन्टिन्यूअस डिमांड फॉर फेयर रिटर्न्स टू लेबर। जो पूरा यदि आप इतिहास देख लीजिए इसका, श्रम संघर्ष का पूरा इतिहास देखिए, तो श्रम के लिए उचित रिटर्न की निरंतर मांग को ये इंडिकेट करता है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। यानी जितने पीरियड में जब भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुए हैं उसमें यही रहा है कि उसमें जो है वो एक उचित रिटर्न का एक जो है कि उनको क्या बोलते हैं कि उचित रिटर्न जो कि पार्टिकुलर कर्मचारी के लिए रिक्वायर्ड है, वो उनकी मांग रहती है और उसी मांग को लेकर हमेशा डिस्प्यूट होता है, ठीक ना? अब जो है कि नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आर मेनली द रिजल्ट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अमंग द लेबर एज रिगार्डेड देयर एग्जिस्टिंग लेबर कंडीशन। और जो औद्योगिक विवाद मुख्य रूप से देखा जाए तो श्रम के बीच असंतोष का परिणाम है, जो कि जो एग्जिस्टिंग लेबर मार्केट में आपको मिल जाएगा। जो सेकंड पॉइंट है, with the above in mind the industrial dispute act come into force in 1947 and it aims at setting the industrial disputes on new market pattern, so new pattern known under the act as adjudication machinery। यानी कि जो उपयुक्त को यदि हम ध्यान दें, उपयुक्त को यदि ध्यान में रखते हुए देखें, तो 1947 में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू हुआ और उसका उद्देश्य यह था कि अधिनियम के तहत जो न्यू पैटर्न है, जो ज्ञात न्यू पैटर्न है, उस पर औद्योगिक विवादों का निपटारा किया जाए ना। उसको जो है आपको एडजुडिकेशन किया जाए, यानी न्याय निर्णय जो भी है उस पे उसके अनुसार दिया जाए। दिस एक्ट aim at making industrial peace through
वॉलंटरी निगोशिएशन एंड कंपल्सरी एडजुडिकेशन। और जो एक्ट है, इस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि स्वैच्छिक वार्ता और अनिवार्य शिक्षा के माध्यम से औद्योगिक शांति बनाया रखा जाए। ओके। और द नोट में जो पॉइंट दिया गया है, दैट इज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज गवर्नमेंट्स efforts to regulate industrial relations in India. It seeks to ensure progress of industry through harmony and cordial relationship between employer and employees। यानी कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है ना, यानी भारत में औद्योगिक संबंधों को रेगुलेट करने के लिए सरकार का प्रयास है। ये जो 1947 जो है वो औद्योगिक जो है कि जो विवाद है उसको रेगुलेट करने के लिए इस सरकार का एक प्रयास है। यह नियोक्ता यानी जो कि एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉई है के बीच सद्भावना, सौहार्दपूर्ण संबंधों के माध्यम से उद्योगों की प्रगति सुनिश्चित करना चाहता है। कौन? तो ये 1947 एक्ट जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी इस एक्ट के अधिनियमन का क्या उद्देश्य था, इसको एक्ट क्यों बनाया गया। तो अब हम देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट है कि प्रमोशन ऑफ मेजर्स फॉर सिक्योरिंग द सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग एमिटी एंड गुड रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर। पहला तो ये है कि आप जब देखिएगा कि नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच जो सौहार्दपूर्ण संबंध, जो अच्छे संबंध की बात होती है, उस वो नहीं व्याप्त था। इसी को लेकर ये जो है इसको बढ़ावा देने के लिए कि कैसे उनके बीच में सही से एक सौहार्दपूर्ण संबंध डेवलप हो, इस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया ना। और इसके लिए जो है कि उसको कैसे सुरक्षा उसके रखा जाए, उस उपायों को जो भी उसके मेजर हैं, प्रमोशन के जो मेजर्स हैं कि इसको बढ़ाने के लिए सौहार्दपूर्ण संबंध को, इसके लिए ये एक्ट लाया गया। दूसरा पॉइंट है कि इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स between employers and employers, employers and employees, and employees and employees। यानी यहाँ पर नियोक्ताओं के बीच, जो नियोक्ता है तो उनके बीच यदि इस तरह की घटना है ना, तो नियोक्ता नियोक्ता के बीच कैसे सुधरे, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच यानी नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच की स्थिति, और इधर जो है कर्मचारियों के बीच, कर्मचारी एंड कर्म, तो इसको किस तरीके से सही किया जाए, ये उद्देश्य था। थर्ड पॉइंट जो है उनका ऑब्जेक्टिव था प्रिवेंशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट। होता क्या है कि अवैध हड़ताल या तालाबंदी वहाँ पे लोग जो है कि यूनियन बना के कर देते हैं, तो इससे रोका जाए, क्योंकि इससे हमारे राष्ट्र का जो है कि कहीं ना कहीं उसके ग्रोथ पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि जितने लॉकआउट से इंडस्ट्री के ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इंडस्ट्री से ग्रोथ से कंट्री का ग्रोथ भी अफेक्टेड होगा ना। अब जो है कि क्योंकि मास लेवल पे उसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी सिस्टम में है। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन टू वर्कमैन इन द इवेंट ऑफ ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। यानी जो कहता है कि यदि आप उसको नौकरी से निकालते हैं, उसकी छटनी करते हैं, जॉब से हटाते हैं, तो उस स्थिति में जो श्रमिक हैं उनको मुआवजा का भुगतान आपको करना होगा। तो ये इसलिए ये एक्ट बना। फिफ्थ पॉइंट है का जो एक्ट, ये एक्ट का उद्देश्य है। फिफ्थ पॉइंट है प्रमोशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी कि इसका उन्नति करना, पदोन्नति देना और कलेक्टिव बार्गेनिंग कराना इसका। तो दिस एक्ट दस इंश्योर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सोसाइटी एंड देयर बाय कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यानी कि इस प्रकार यह जो अधिनियम है वो समाज के निर्बाध उत्पादन और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, और इससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ और डेवलपमेंट में योगदान होता है ना। कहता है ना, अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू द सोसाइटी एंड देयर बाय कंट्रीब्यूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो thus during this session we have briefly discussed about workmen compensation acts and industrial dispute act,
and learn that Workmen Compensation Act has been introduced to provide the compensation to workers and their dependents in case of injury or accident, while Industrial Dispute Act has been introduced to ensure progress of industry through harmony and cordial relation between employer and employee. So in the next lecture, this is the last lecture of unit 4. So in the next lecture, I will start unit 5, that is the financial management. Okay, so here are some questions for self assessment. आप यहाँ कुछ क्वेश्चन है उसको सॉर्ट आउट कीजिए, सोल्व कीजिए और आप अपने लर्निंग को चेक कीजिए। यदि कोई शब्द इसमें ना समझ में आया हो तो यहाँ ग्लोसरी दिया हुआ है, उसमें आप देख लेंगे। तो इसी के साथ जो है इस लेक्चर को मैं अंत करता हूँ। थैंक यू फॉर योर